Hello, this is Manna. Welcome back to my video. So we were reading Edutaria Current Affairs. If you are new to the channel, then subscribe the channel and press the bell icon. Let's start from here. कल हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 244 ए। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीपू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 ए को लागू करने का वादा किया था। अनुच्छेद 244 ए को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान के छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 ए में अंतर। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244 ए जनजातीय देशों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। नेक्स्ट टॉपिक है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2024 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। प्रमुख बिंदु: वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न के संख्या से 68 से 1 कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा है। नोट: यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमताओं में भी 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी नवीनीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी और 190.97 GW बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक 75.57 GW है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 GW हो गई है। बायोमास 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो 46.92 गीगावाट, अवशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट है। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य: भारत 2030 तक 500 GW नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। नेक्स्ट टॉपिक: भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
4 2015 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु: भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022 से 23 में 11.28% हो गई है। विगत वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.98 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण 4 जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015 से 16 में 24.85% और 2019 से 21 में 14.96% हो गई। रिपोर्ट की प्रमुख बातें: 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% और 19.28% की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% और 5.27% की गिरावट है। वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015 से 16 में 0.177 से 2019 से 20 में 0.66 हो गई है। सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। राज्य का प्रदर्शन: बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में है। नोट: केरल की हिस्सेदारी कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक: चुनावी बांड। यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जो 2017 से 18 के बजट में पेश किया गया था और 2018 में लॉन्च किया गया। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के अनुच्छेद 1901 ए में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में: चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान करने का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1000, 10,000, 1 लाख आदि के गुणांकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। सीएमएस के बारे में: प्रवासी प्रजातियां और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। यूएनईपी के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह नवंबर 1, 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और
कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। नंबर 1 परिशिष्ट संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां। नंबर 2 परिशिष्ट प्रवासी प्रजातियों जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की। COP 14 के परिणाम पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां भी शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल का समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। नोट CMS COP 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया AI मिशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 1372 करोड़ के परिव्यय के साथ कुछ ग्लिचेस की वजह से हम फिर से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इंडिया AI मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। उद्देश्य व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। विजन भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभार। इंडिया AI मिशन के घटक 10,000 से अधिक GPU या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। AI को एक सेवा के रूप में पेश करने और AI इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल LMM के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के Tier 2 और Tier 3 शहरों में डेटा और AI लैब स्थापित किए जाएंगे। मास्टर स्तर और PhD कार्यक्रमों के लिए AI पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक AI स्टार्टअप और भविष्य की AI परियोजना को निधि देना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और आगे कल पढ़ेंगे। और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलती से या कुछ दिक्कत है तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। एक्चुअली फ़ोन से ही पकड़ के वीडियो बनाती हूँ तो पढ़ने में कहीं फ़ोन से पढ़ते एक्चुअली गलत कहीं हो जाता है, तो उसको मैं आगे सुधारूँगी। और सोच रही हूँ एक ट्राइपॉड ले लूँ तो शायद बेस्ट रहे, या फिर कुछ ऐसे ही देसी जुगाड़ करके बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।